अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट्स स्टार्ट द सेशन। और आज ऑफिशियली हमारी फर्स्ट क्लास है बेसिकली इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एडवाइजरी की। लास्ट सेशन में काफ़ी आप लोग थे, मैक्सिमम ऑडियंस थी, और कुछ इसमें ऐसे होंगे जो लास्ट सेशन में नहीं थे, उनके लिए आज की क्लास ही फर्स्ट क्लास होगी। तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, चीज़ें गाइड करूंगा कि अगर किसी की ओरिएंटेशन क्लास के हो भी गई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पुरानी चीज़ें भी कवर करेंगे और आगे की चीज़ें भी साथ साथ करते जाएंगे। बेसिकली हमारे इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एडवाइजरी का ओवरव्यू यही था कि हमने मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस को ऐड करके उन सब की कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क को आपको सिखाना है, जिसमें जो जुरिस्डिक्शंस हमने प्लान की हुई है हमारे इस कोर्स में जो हम आपको सिखाएंगे, उसमें एक यूएस थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकंड यूके, थर्ड कनाडा, फोर्थ दुबई जो बेसिकली यूएई के हिस्सा है, फिफ्थ पे केएसए एंड सिक्स पाकिस्तान। जब आप ओवरऑल सिर्फ पाकिस्तान की कॉरपोरेट फ्रेमवर्क को समझते हैं तो फिर आप पाकिस्तान के क्लाइंट्स को बिजनेस रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में गल्फ मूव कर जाएं, या अगर गल्फ साइड पे नहीं मूव करना, आपने वैसे ही पाकिस्तान में बैठ के फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन या जितने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमारे बने हुए हैं फ्रीलांसिंग के लिए, वहां पर आपने यूएस, यूके, कनाडा इन क्लाइंट्स को रिमोटली सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो उन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी जो उसका स्टेप वन होगा, आप समझ लें, वो इस कोर्स में शामिल है। और इवन फ्यूचर के स्टेप्स भी शामिल हैं कि आप क्लाइंट को किस तरह रीच आउट करेंगे। हम आपको अलॉन्ग विद दिस कोर्स फाइवर और अपर की भी बेसिक गाइडेंस दे देंगे कि आप क्लाइंट को किस तरह टैकल कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, वो लोग जो कि फ्रीलांसिंग की तरफ आगे जाना चाहते हैं। इसके अलावा अभी मैं आपको बताता हूँ, जो लोग लास्ट लेक्चर में थे उनका लास्ट लेक्चर से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, और उसके बाद देन आई विल स्टार्ट द सेशन। और फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बीच में ब्रेक्स लेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन करते रहेंगे। अगर किसी का लास्ट सेशन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ रेज योर हैंड। आई बिलीव नो क्वेश्चन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूँ लास्ट क्लास की जो हमारी क्या थी। राइट। जो जुरिस्डिक्शंस हमने देखनी थी उनका ओवरव्यू आपको यहाँ पर इस स्लाइड में नज़र आ रहा होगा आपके सामने। बेसिकली यूएस के अंदर कंपनी की टाइप्स क्या हैं वो डिफरेंट हैं, यूके के अंदर कंपनी की टाइप्स क्या हैं वो डिफरेंट हैं, कनाडा वाले उसको कुछ और कहते हैं, दुबई वाले कुछ और कहते हैं, पाकिस्तान वाले कुछ और कहते हैं। लेकिन इन सारे कंट्रीज में जो एक सेंट्रलाइज्ड चीज़ है वो आज मैं आपके सामने लिखूंगा ताकि आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाए। सेंट्रलाइज्ड चीज़ क्या है? कॉरपोरेट वर्सेस नॉन कॉरपोरेट। इन तमाम जुरिस्डिक्शंस में कॉरपोरेट बॉडीज भी एग्जिस्ट करती हैं और नॉन कॉरपोरेट बॉडीज भी एग्जिस्ट करती हैं। कॉरपोरेट बॉडीज कौन होती हैं? कॉरपोरेट बॉडीज वो हैं जो प्रॉपरली लीगल स्ट्रक्चर के मुताबिक, जिसे हम इजी लैंग्वेज में या पाकिस्तान की लेमन लैंग्वेज आप कंपनी कहते हैं, तो एट एक्चुअल कंपनी वो होती है जो प्रॉपर कॉरपोरेट बॉडी हो, रजिस्टर्ड हो। वो प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, किसी कंट्री में उसको एलएलसी कहा जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कहीं कभी उसको पब्लिक लिमिटेड कहा जाएगा, या उसको जस्ट एलटीडी कहा जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारी की सारी कॉरपोरेट बॉडीज हैं। सिमिलरली अगर आप इन सारे जुरिस्डिक्शन में जाएं तो आपको नॉन कॉरपोरेट बॉडीज भी वहां मिलेंगी रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन आपने प्राइमरीली उनको डील नहीं करना, वो इंटरनेशनल कॉरपोरेट एडवाइजरी का हिस्सा नहीं है। वो कौन सी रजिस्ट्रेशन होती हैं? जैसे पाकिस्तान में सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन है, इसी तरह किसी कंट्री में यूके चले जाएं तो वहाँ सोल ट्रेडर की रजिस्ट्रेशन आ जाती है, किसी कंट्री में इसको कहा जाता है इंडिविजुअल ट्रेडर। तो बेसिकली और फिर आगे एओपीज भी आ जाती हैं आपकी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, पार्टनरशिप्स। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटर वाले, एसोसिएशन ऑफ पर्सन वाले, इंडिविजुअल ट्रेडर, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप्स, ये सारे के सारे नॉन कॉरपोरेट बॉडीज में आते हैं। नॉन कॉरपोरेट बॉडीज के अपने डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या हैं वो हमने लास्ट सेशन में डिटेल में पढ़े थे, समझे थे। और अगर आपको उस चीज़ को इन डेप्थ समझना चाह रहे हैं तो आप लास्ट सेशन अगर आपने अटेंड नहीं किया तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम कॉरपोरेट बॉडीज की बात करते हैं तो ये प्रॉपर फुल फ्लेज कंपनीज होती हैं जो कि प्राइवेट लिमिटेड होती है, एलएलसी है, पब्लिक लिमिटेड है, या एलटीडी है। अब जब कॉरपोरेट वर्सेस नॉन कॉरपोरेट का डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया। इसका मकसद ये था कि अब हम इसे एक स्टेप आगे जाते हैं
कि लेट सपोज आप कहते हैं कि जी आपने किसी भी एक कंट्री की कंपनी पिक करके एज अ इंटरनेशनल एंटिटी दूसरी कंट्री में रजिस्टर करवानी है। उसका प्री रेक्विजिट क्या है? सबसे पहला बेसिक प्री रेक्विजिट यह है कि वो कंपनी लाजमी अपने मेन कंट्री में एज अ कॉरपोरेट एंटिटी रजिस्टर होनी चाहिए। मैं आपको सिंपल सा ये क्वेश्चन बताता हूँ, हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी इन अनदर कंट्री एज अ ब्रांच स्लैश लाइजॉन ऑफिस। ठीक हो गया। किसी भी एक कंट्री से आप अपनी कंपनी को दूसरी कंट्री में उसी का ब्रांच ऑफिस, उसी का लाइजॉन ऑफिस, जो जनरली मल्टीनेशनल कंपनीज बना रही होती हैं, कि ये आप कैसे बना सकते हैं। ये बनाना बहुत सिंपल नहीं है। बट इसमें अब नेक्स्ट स्टेप जो आपको समझना जरूरी है वो ये है कि हर कंट्री के अंदर आपको लाजमी उस मुल्क का कोई ना कोई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। जैसे पाकिस्तान में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरेबिया, उसमें ना कोई इन्वेस्टमेंट की रेगुलेटरी बॉडी मौजूद है। तो प्री रेक्विजिट्स आपके क्या हैं बड़े? इस कंपनी को किसी नए कंट्री में रजिस्टर कराने के लिए हम एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं। चलें, पाकिस्तान की कंपनी है, उसने सऊदीया में जाके एज अ ब्रांच ऑफिस रजिस्टर होनी, तो उसकी प्री रेक्विजिट्स क्या होनी चाहिए? मस्ट बी लीगली रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान एज अ कंपनी। ठीक हो गया। ऑल डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी वेरीफाइड बाय मोफा। मोफा क्या है? पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। सिमिलरली आप किसी भी कंट्री के डॉक्यूमेंट किसी भी दूसरी कंट्री में अगर लेकर जाते हैं, तो जिस एक्चुअल कंट्री से वो डॉक्यूमेंट निकल रहा होता है, वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री और वहाँ पर मौजूद जिस कंट्री में जा रहा है उसकी एम्बेसी उसको लाजमी वेरीफाई करती है। ये सिर्फ आपने पाकिस्तान या सऊदीया की एग्जांपल याद नहीं करनी, ग्लोबली ये पूरी दुनिया में प्रैक्टिस चल रही होती है। पाकिस्तान से कोई भी डॉक्यूमेंट निकल के सऊदीया जाएगा तो पाकिस्तान में मौजूद सऊदी एम्बेसी ने उसको स्टैंप लगाई होगी, या कल्चर डिपार्टमेंट ने लगाई होगी, या हमारे मोफा ने वेरीफाई की होगी। कोई ना कोई वेरिफिकेशन, जैसे आजकल अपोस्टाइल आया हुआ है तो अपोस्टाइल होगा, वो जरूरी होंगी उस डॉक्यूमेंट को वैलिड करार देने के लिए। अब मैंने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया ना, प्री रिक्विजिट, मस्ट बी लीगली रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान एज अ कंपनी, और कंपनी को मैंने कैपिटल में लिखा है, वो इसलिए कि बहुत से लोग एक मिस्टेक करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बीसियों साल तक वो सोल प्रोप्राइटर चलाते रहेंगे, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि एओपी होती है वो रेगुलेट चलाएंगे। कुछ सालों बाद जब वो जाते हैं और वो कहते हैं हमने अपनी इसी कंपनी की ब्रांच किसी दूसरे मुल्क में ओपन करनी है, तो जब वो दूसरे कंट्री में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, तो वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, जो वहाँ का इदारा है जो फॉरेन कंपनीज को डील करता है, वो कहता है कि जी जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हैं वो तो कंपनी के हैं ही नहीं, वो तो सिर्फ एक सोल प्रोप्राइटर थी या एओपी थी, जस्ट अ सोल प्रोप्राइटर और एओपी। ठीक हो गया। तो जब वो डॉक्यूमेंट ही लीगली कंपनी के नहीं है, तो वो आगे किसी भी और कंट्री में काम नहीं आ सकते। जब यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया कि जी आपने अपने कंट्री में एक प्रॉपर फुल फ्लेज लीगल कंपनी बनानी है, डॉक्यूमेंट्स को मोफा से या सऊदी एम्बेसी से या जो भी रेलेवेंट अवेलेबल प्लेटफॉर्म है वहां से वेरीफाई कराना है। फिर जिस कंट्री में आप जा रहे हैं जहां ब्रांच ऑफिस रजिस्टर हो रही है, कंट्री वेयर ब्रांच ऑफिस इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड। अच्छा, भी क्वेश्चन है, मीसा में, मीसा इज बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया। ठीक हो गया। सऊदी जैसे पाकिस्तान में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो इस तरह हर कंट्री में कोई ना कोई इदारा एग्जिस्ट कर रहा है जो फॉरेन एंटिटीज को रिव्यू करता है, एनालाइज करता है और उन्हें लाइसेंस ग्रांट करता है कि वो उस कंट्री में एज अ कंपनी ऑपरेट कर सकें। अब जिस कंट्री में आपने ब्रांच ऑफिस बनाना है, तो वहां का इन्वेस्टमेंट ऑफिस विल गिव यू एनओसी, लाइसेंस या अप्रूवल। जैसे पाकिस्तान से बाहर कोई भी कंपनी है, लेट्स अज्यूम के अमेरिका में बैठी हुई सैमसंग, एप्पल, फेसबुक, कोई भी कंपनी पाकिस्तान में आना चाहे, जब उस कंपनी ने पाकिस्तान में आना है तो पाकिस्तान में डायरेक्टली वो एसईसीपी में रजिस्टर नहीं हो सकती। पाकिस्तान में कंपनीज कहाँ रजिस्टर होती हैं? एसईसीपी विल रजिस्टर
कंपनीज इन पाकिस्तान। लेकिन इन केस ऑफ अ फॉरेन एंटिटी आप डायरेक्टली एससीसीपी में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बाहर से फॉरेन कंपनी जब पाकिस्तान आ रही है तो वो पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल लेगी, उसके बाद पाकिस्तान की एससीसीपी में वो रजिस्टर होगी। सेम ये ब्रांच जहां पर भी जा रहा है उस कंट्री में पहले इन्वेस्टमेंट ऑफिस जो उस कंपनी कंट्री का बना हुआ है वहां से वो एनओसी लाइसेंस या अप्रूवल जो भी उनका रेलेवेंट अवेलेबल मैकेनिज्म है वो उससे अप्रूवल लेगी। उसके बाद branch office will be registered at relevant companies regulator office। कंपनीज रेगुलेटर ऑफिस कौन है? जैसे पाकिस्तान में एसईसीपी है, यूके में कंपनीज हाउस है, इंडिया में एसईसी इंडिया है, उनका सिक्योरिटी एक्सचेंज इंडिया वाला। ऑन विच डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ होस्ट कंट्री अप्रूव्ड इशू एनओसी। सब एक क्वेश्चन है कि कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो होस्ट कंट्री डिमांड करेगा। होस्ट कंट्री बेसिकली जो चीज़ें डिमांड करता है उसमें प्राइमरीली आपके पेरेंट कंट्री की कंपनी की कंप्लीट लीगल डॉक्यूमेंटेशन अलोंग विद कंपनी की प्रोफाइल। मैक्सिमम सारे कंट्रीज में बस यही चल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कौन सी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कि उस कंपनी में उस कंट्री में वो कंपनी किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, उसका आर्टिकल क्या है, उसका मेमोरेंडम क्या है, उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। नंबर वन, पूरे लीगल डॉक्यूमेंटेशन का सेट बनाना है। नंबर टू, वो कंट्री उस लीगल डॉक्यूमेंटेशन को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो पता नहीं उसकी लैंग्वेज में लिखी हुई हो या नहीं लिखी हुई हो। उस होस्ट कंट्री को ये भी नहीं पता कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फेक है। तो होस्ट कंट्री जिस कंट्री से कंपनी आ रही है उस मुल्क में मौजूद अपनी एम्बेसी को कहेगी कि जी आप वेरीफाई करके हमें क्रॉस अपना स्टैम्प दे दें तो हम मान लेते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है जो ग्लोबली अक्रॉस बॉर्डर कंपनीज रजिस्ट्रेशंस में हमेशा फॉलो किया जा रहा होता है। जैसे पाकिस्तान का है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में आएगी तो वो वाया बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी और बाद में एससीसीपी में रजिस्टर होगी। इसी तरह कोई भी पाकिस्तान की कंपनी अगर लेट्स अज्यूम सऊदीया जा रही है तो वो पहले मीसा में रजिस्टर होगी, कंपनी रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। सऊदी अरेबिया अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया MISA। कोई भी कंपनी पाकिस्तान से सऊदीया जा रही है तो वो इस इन्वेस्टमेंट बोर्ड के थ्रू जाएगी। कोई कंपनी पाकिस्तान में आ रही है तो वो इन्वेस्ट पाकिस्तान, ये जो BOI का एक पोर्टल है इसके थ्रू वो अपना लाइसेंस लेगी। सेम अप्लाइज फॉर ऑल कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोर और लेस सेम मैकेनिज्म सारों के पास अवेलेबल है। अच्छा, वो हम यहाँ पर जाते हैं। हम अभी एनालाइज करेंगे कि किसी एक कंट्री ने, जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान जनरली क्या डॉक्यूमेंट्स डिमांड करता है, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि बाकी कंट्रीज भी कौन से डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते होंगे। जो हमारे थोड़े थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं, जैसे पाकिस्तान में अगर कोई यूएस की कंपनी है तो हम ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाते कि जी यूएस की एम्बेसी भी इस पे क्रॉस वेरिफिकेशन करे तो हम रखेंगे, हम मान लेते हैं। लेकिन हम जब किसी स्टेबल इकोनॉमी की तरफ जाते हैं तो वो लाजमी एम्बेसी और मोफा की रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देते हैं। लेकिन किसी भी कंट्री की इन्वेस्टमेंट बोर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है ये उसके पोर्टल से, उसकी वेबसाइट से आपको आराम से मिल जाती है। मैं अभी आपको पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट रिव्यू कराता हूँ, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। ये आ गया ब्रांच ऑफिस, लाइजॉन ऑफिस, न्यू परमिशन टू ब्रांच। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जी प्रोसीजर टू सबमिट एप्लीकेशन ऑफ ओपनिंग ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान। मेन हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ब्रांच ऑफिस एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक एप्लीकेशन फॉर्म की टेम्पलेट उन्होंने बनाई हुई, उसी को फॉलो करेंगे। और अटैच क्या करना है हमने? कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उस कंपनी में वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देते हैं या कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, जिस भी नाम से वो उसको डिनोट करते हैं वो चाहिए। इन इट्स ओन कंट्री, ड्यूली अटेस्टेड बाय पाकिस्तान एम्बेसी हाई कमीशन, उस कंट्री में जो मौजूद हो। अब पाकिस्तान एम्बेसी पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं होगी ना, तो कोई यूएस की कंपनी अगर पाकिस्तान आ रही है तो वो यूएस के अपने कंपनी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स जिसमें ये कंपनी सर्टिफिकेट, एक मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, दूसरा आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम, तीसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये चीज़ें मैं सारी हाईलाइट कर देता हूँ। चेकलिस्ट फॉर ओपनिंग इंटरनेशनल कंपनी, कंपनी इन पाकिस्तान। ठीक होगा।
एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2, कंपनी आईएनसी सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय पाकिस्तान एम्बेसी स्लैश हाई कमीशन एक्सेट्रा। अब पाकिस्तान एम्बेसी पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं होगी, तो इवेंचुअली आपको अंदाजा हो गया है कि ये जिस भी कंट्री की कंपनी पाकिस्तान में आ रही है, तो उस मुल्क में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी उन डॉक्यूमेंट्स को साइन स्टैम्प कर देगी कि जी हाँ, मैं लेट सपोज जर्मनी में पाकिस्तान एम्बेसी मौजूद है या हाई कमीशन है, तो वो हाई कमीशन वहाँ साइन कर देगा कि हमने ये जर्मनी की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर लिए हैं, ये वैलिड हैं, ओके हैं, और इनको फर्दर पाकिस्तान में एज अ कंपनी रजिस्टर कर दिया जाए। Next, article and memorandum with same level articles of association and memorandum of association. और ये डॉक्यूमेंट्स भी किससे होने चाहिए? वेरीफाइड बाय पाक एम्बेसी स्लैश हाई कमीशन। दैट्स इट। इसके बाद है कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन अथॉरिटी लेटर ऑफ द कंपनी टू इस्टेब्लिश ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान। इसका वर्ड मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, बोर्ड रेजोल्यूशन बाय कंपनी टू इस्टेब्लिश अ ब्रांच इन पाकिस्तान। अभी फेज 1 में हम पाकिस्तान में बाहर की कंपनी को लाना समझ रहे हैं कि कैसे आ सकती है, और फेज 2 में पाकिस्तान की कंपनी को भी बाहर भेजेंगे, और फेज 3 में हम नॉर्मल लोकल कंपनीज भी बनाएंगे। ये दोनों क्लासिफिकेशन आपको ज़बानी याद होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड है, कौन सी कंपनी लोकल लेवल पे रजिस्टर्ड है, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क होता है। बोर्ड रेजोल्यूशन बाय कंपनी टू स्टैब्लिश अ ब्रांच इन पाकिस्तान। अब ये कौन सी कंपनी की बात हो रही है? उसी कंपनी की जो अपने पेरेंट कंट्री में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो उसके बोर्ड में कितने लोग हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं उन सब का बोर्ड रेजोल्यूशन। कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मेड बाय फॉरेन कंपनी विद पब्लिक और प्राइवेट। अगर उस कंपनी का पाकिस्तान में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है गवर्नमेंट के साथ या प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी फॉरेन कंपनी विद पाक गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर किसी के साथ भी हो सकता है, ताकि उसे रीजन आइडेंटिफाई हो जाए कि जी ये पाकिस्तान में क्यों आना चाह रहे हैं, कोई इनको बुला रहा है, कोई पार्टनरशिप हुई है, या क्या मकसद है इनके आने का। कंपनी प्रोफाइल ऑफ फॉरेन कंपनी, जो कंपनी बाहर मौजूद है उसकी कंप्लीट प्रोफाइल, और सी एन आई सी पासपोर्ट ऑफ ऑथराइज फीस एंड ये डॉक्यूमेंट ठीक हो गया। आईडी कार्ड स्लैश पासपोर्ट किसका? बेसिकली ऑथराइज इंडिविजुअल का, जिसको वो कंपनी पाकिस्तान में ऑथराइज कर रही है कि वो हमारा सारा प्रोसेस बनाए, चलाए, कंपनी को रेगुलेट करे, या इसको आप कंट्री हेड भी कह सकते हैं, कंट्री हेड। कि उसकी आईडी कार्ड, पासपोर्ट और उसकी सीवी भी ये समटाइम्स डिमांड कर लेते हैं, तो मैं लिख देता हूँ सीवी एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ कंट्री हेड। तो कोई भी कंपनी पाकिस्तान में आएगी, उसने ये बेसिक चेकलिस्ट कंप्लीट करनी है। जब ये सारी बेसिक चेकलिस्ट, ये किसकी रिक्वायरमेंट है? ये बेसिकली बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो पाकिस्तान में सबसे पहला ग्रीन सिग्नल देगा इंटरनेशनल कंपनी को, फॉरेन कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनी को यहाँ पर इस्टेब्लिश होने के लिए। आप उसे इंटरनेशनल कहें, फॉरेन कहें, मल्टीनेशनल कहें, सब सेम मतलब है, कुछ भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। पर वो कंपनी जब पाकिस्तान में आएगी, तो वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस से गुजरेगी। उस प्रोसेस से गुजरने के लिए ये सारी चीज़ें उसने करनी है। जब ये चीज़ एक बार अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद फिर वो रजिस्टर करेगी अपने आप को एससीसीपी में, रजिस्टर विद एससीसीपी, और फिर उसको पाकिस्तान का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और सारा कुछ मिल जाएगा। और इस प्रोसेस के बीच में अगर फीस की बात की जाए, तो ब्रांच ऑफिस की फीस है $3000। और अगर कोई कंपनी अपना लाइजॉन ऑफिस बनाना चाहे,
तो उसकी फीस है $2000। अब ब्रांच ऑफिस और लाइजॉन ऑफिस ये भी इंटरनेशनल कॉर्पोरेट लॉ में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं आपको, वर्ड्स डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में, डिफरेंट कंट्रीज में, कि फलां कंपनी का ब्रांच ऑफिस है वहाँ पे, अच्छा नहीं फलां कंपनी का लाइजॉन ऑफिस है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ब्रांच ऑफिस और लाइजॉन ऑफिस में क्या की डिफरेंस होता है। जो ब्रांच ऑफिस किसी भी कंट्री में जाता है वो टिपिकली, मैं नीचे आपको पूरी हेडिंग्स दे देता हूँ एक सेकंड। ब्रांच ऑफिस, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ब्रांच ऑफिस और लाइजॉन ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज में, इंटरनेशनल कंपनीज में, फॉरेन एंटिटीज में, जब अक्रॉस जुरिस्डिक्शन कंपनीज मौजूद होती हैं सेम कंपनी, तब ये यूज होता है कॉन्सेप्ट। और ब्रांच ऑफिस जनरली क्या कर रहा होता है, ट्रेडिंग कर रहा होता है, और लाइजॉन ऑफिस कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है। मैं मजीद डिफरेंसेस भी इनके आपको बताता हूँ, उससे आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। जी अब्दुल्ला खान साहब। पर ये मैंने पूछा था, आपने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट कॉपी ऑफ फॉरेन कंपनी विद पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो बिल्कुल। पहले एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, अगर हमने कोई बाहर से कोई कंपनी आके अपनी ओपन करना चाहती है ब्रांच को। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ऐसे है कि लेट सपोज अगर बाहर से कोई चाइनीज कंपनी है ना, उसको पाकिस्तान में कोई डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, कोई फ्लाईओवर या कोई ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने दे दी है, वो जब पाकिस्तान में आएगी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो वो अपना वो कॉन्ट्रैक्ट और अपनी इंटेंशन डिस्क्लोज करेगी। सिमिलरली पाकिस्तान में बहरिया टाउन किसी फॉरेन कंपनी को बुलाता है कि जी आप आएं और मेरा एनर्जी का जो प्लांट है अपना, मैं अपना वो जो मैंने वापडा का रेप्लिका बनाया हुआ है प्लांट, आप उसको रेगुलेट करें, बनाएं, मुझे हेल्प आउट करें। तो फिर वो बहरिया टाउन वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्लोज करेगी अपनी इंटेंशन में कि जी ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया बहरिया टाउन पाकिस्तान के साथ, इस वजह से मैं अब काम पाकिस्तान में, मुझे पूरा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जिसमें उसको पाकिस्तान में कोई काम नहीं मिला हुआ, वो वैसे ही आना चाहती हैं, लेट सपोज एप्पल कहता है कि जी मैं पाकिस्तान में आकर भी अपना स्टोर ओपन करूं, तो उसमें कोई लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स तो ऐसे इन्वॉल्व नहीं होंगे। उस सिचुएशन में फिर वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को कह सकते हैं कि हम किसी और का काम डिलीवर करने नहीं आ रहे, बल्कि हम अपनी ही गुड्स और सर्विसेज को एडवर्टाइज करने आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो हमारे पास कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है, बट हमारा ये XYZ लाइन ऑफ बिजनेस है जिसको हम पाकिस्तान में प्रमोट करेंगे, चलाएंगे, ग्रो करेंगे। तो सिचुएशन में भी लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बनाना या शो करना जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है एप्लीकेबिलिटी पे, कब एप्लीकेबल है कब नहीं है। ठीक हो गया। अब आते हैं डिफरेंसेस पे कि ब्रांच ऑफिस का और लाइजॉन ऑफिस का क्या डिफरेंस होता है। ब्रांच ऑफिस दुनिया में कहीं भी किसी भी कंपनी की बनी हुई होगी, तो ब्रांच ऑफिस का मतलब होता है कि वो फुल फ्लेज ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ट्रेडिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि वो कमर्शियल एक्टिविटीज कर रही है। कमर्शियल एक्टिविटीज का मतलब होता है कि उसकी जो भी लाइन ऑफ बिजनेस है वो उसकी बाइंग या सेलिंग वो कर रही है। उसने अगर गुड्स बेचने थे तो वो बेच रही है, अगर उसका काम था गुड्स खरीदना तो वो गुड्स खरीद रही है, या अगर वो सर्विसेज डिलीवर कर रही है तो वो डिलीवरी ऑफ एक्चुअल सर्विस। जो उनका असल प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस था वो उसको डिलीवर भी कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट पेमेंट्स भी ले रहे हैं। पेमेंट्स आर इन्वॉल्व। और इसको आप सिंपली कर लें तो इसका मतलब होगा कि टिपिकली ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज विच आर अलाउड टू अ नॉर्मल कंपनी। कोई भी नॉर्मल कंपनी पाकिस्तान में है तो वो जो जो एक्टिविटीज कर रही होगी वो सारी एक्टिविटीज ये ब्रांच ऑफिस कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये हर तरह का लाइसेंस रखता है, हर तरह के ऑपरेशंस कर सकता है, फुल फ्लेज एक कंपनी ऑपरेट हो सकती है। अब बहुत सारी कंपनीज ब्रांच ऑफिस नहीं बनाती, वो लाइजॉन ऑफिस बनाती हैं। लाइजॉन ऑफिस क्या करता है, टिपिकल ट्रेडिंग नहीं करता, नो ट्रेडिंग, नो कमर्शियल एक्टिविटीज, नो रिसीव पेमेंट्स, पेमेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व। पेमेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व का मतलब है कि वो एट एक्चुअल अपने कस्टमर से पेमेंट नहीं ले रहे। ठीक हो गया। तो जब वो कस्टमर से पेमेंट्स नहीं ले रहे, तो जो उनका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो उसको यहाँ चला नहीं रहे, लेकिन वो किसी और पर्पस के लिए आए हैं। अब आपका सवाल आता है कि वो दूसरा पर्पस क्या है। वो दूसरा पर्पस ये हो सकता है कि हो सकता है वो मार्केटिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की, जस्ट जैसे
सैमसंग एप्पल या कोई भी कंपनी पाकिस्तान में आके मार्केटिंग करना चाहे, लेकिन वो कहे कि प्रोडक्ट हम यहाँ नहीं बेच रहे, वो लेना है तो यूएस में जाके ले लो, वो लेना है तो थर्ड पार्टी डीलर से ले लो, हम नहीं बेच रहे, हम आपसे पैसे लेकर आपको मोबाइल फोन नहीं देंगे। तो वो सिर्फ मार्केटिंग करने आए हैं तो वो लाइजॉन ऑफिस मार्केटिंग कर सकती है। वो रिसर्च करने आए हैं, लेट सपोज कोई भी बाहर का प्रोडक्ट है, कोई खाने पीने की चीज़ है या कोई फर्नीचर का ब्रांड है, उसने सोच लिया है कि पाकिस्तान में अपनी कंपनी का ब्रांच ऑफिस बनाना है, लेकिन इनिशियली वो कहते हैं हमारे 3 साल सिर्फ रिसर्च के हैं। तो वो यहाँ पर आके कोई भी रिसर्च करना चाहे मार्केट की, तो वो लाइजॉन ऑफिस बनाकर लीगली अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो और यहाँ पर बैठकर लोगों की अगर वो कंप्लेंट्स रिसीव करना चाहें, क्वेरीज, तो वो भी कर सकते हैं। लोगों को जनरल एडवाइजरी देना चाहें तो वो एडवाइजरी भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो जाती है लाइजोन ऑफिस की? जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। अ यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी हैविंग लाइजोन ऑफिस इन इस्लामाबाद। ठीक हो गया। अब ये क्या कुछ कर रहा होगा? गाइडेंस टू स्टूडेंट्स, ये बच्चों को अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में गाइड कर रहा होगा, ये एडवाइजरी दे रहा होगा, ये उनको एडमिशन फॉर्म्स, फीस वगैरह एक्सेट्रा बता रहा होगा, एडमिशन फॉर्म्स, फी एक्सेट्रा। ये अपने यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को एडवर्टाइज कर रहा होगा। ये एक कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा होगा बिटवीन यूनिवर्सिटी और अगर उसके कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब बच्चा कहेगा कि जी ठीक है अब मैं तैयार हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एडमिशन लेना है, तो आप जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का ऑफिस बना के बैठे हैं इस्लामाबाद आई में, ये मेरी पेमेंट पकड़े और मुझे एडमिशन दे, वहां पर स्टॉप लग जाएगा। वो कहेंगे सॉरी वी कैन नॉट एक्सेप्ट पेमेंट। वो कहेगा चलें जी मैंने एडमिशन ले लिया, मुझे पढ़ाना शुरू करेंगे, वो कहेंगे सॉरी हम यहाँ पर तो टीच ही नहीं कर रहे, वी आर नॉट टीचिंग हेयर। अगर आपने पढ़ना है एट एक्चुअल हमारी सर्विस चाहिए जो हम बेचते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तालीमी डिग्री एकेडमिक सर्विसेज हम बेच रहे हैं, तो वहां पर जाके ले लें। उस सर्विस के अगेंस्ट जो आपने पेमेंट करनी है वो भी उधर करें, या डायरेक्ट उसी फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर करें, या किसी रिश्तेदार से वहां पर जाके पेमेंट कर दें, हम पेमेंट नहीं ले रहे। विच मीन्स कि ये लाइजॉन ऑफिस है। ऑन द अदर हैंड, अब जैसे पाकिस्तान में कुछ यूके बेस्ड यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर है इस्लामाबाद में। अब वो यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, अगर वो यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी हैविंग अ ब्रांच इन इस्लामाबाद, इसमें वो क्या कर रहे होंगे? दे विल रिसीव, ऊपर वाले तो सारे काम वो कर रहे होंगे जो यहाँ पर अपने गाइडेंस भी दे रहे हैं, एडवाइजरी भी दे रहे हैं, एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। लेकिन इन सारे कामों के साथ साथ ब्रांच ऑफिस फिर क्या कर रहा होगा? पेमेंट्स ले रहा होगा, पेमेंट्स रिसीविंग, पेमेंट रिसीविंग के साथ साथ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। अब डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में क्या आएगा? एक्चुअल टीचिंग, पढ़ाना, एग्जाम्स कंडक्ट कराना, हैंड ओवर डिग्रीज। अब जब वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली उनकी ब्रांच ऑफिस ज़्यादा ऑपरेट कर रही है, फुल फ्लेज बिजनेस कर रही है, फिर वो उसके टैक्स कॉम्प्लाइंसेस भी करेंगे, एचईसी से अपने अप्रूवल्स भी लेंगे, फिर वो सारी चीज़ें जो उस लाइन ऑफ बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं वो सब की सब एप्लीकेबल हो जाएंगी इस नीश के ऊपर। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में आए तो उसको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, क्या उसने चीज़ें फेस करनी है। इसी को आप वाइस वर्सा कर दें, समझ लें रिवर्स कर दें, तो यही सारी रिक्वायरमेंट अगर मुझे किसी और कंट्री में जाके पूरी करनी पड़े, तो वो कब होगी? जब यहाँ की कंपनी वहाँ पे जा रही है। तो आज के इस लेक्चर का मकसद ये था कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए कि एक कंपनी दूसरी कंट्री में जाएगी तो वो कैसे डील होगी, और दूसरी कंट्री से इधर आएगी तो उसकी क्या मामलात होंगे। तो यहाँ तक सो फार किसी के कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज आस्क। जी अब्दुल्ला खान सर। अच्छा सर, क्या ऐसा कोई रूल है पाकिस्तान में, अगर कोई फॉरेन मसलन इंडिविजुअल आकर कंपनी ओपन करना चाहे तो वो 100% ओनरशिप के साथ कंपनी ओपन कर सकता है? ब्रांच अगर, यानी कि ब्रांच नहीं ओपन करना चाहता, बिल्कुल। पाकिस्तान बेस्ड कंपनी ओपन करना चाहता है? वेरी गुड क्वेश्चन, मैं इसी टॉपिक पे बात हूँ, और ये इससे बिल्कुल रेलेवेंट है और ये सवाल बनता भी था आगे। इसको बेसिकली हम कहेंगे अपनी लीगल लैंग्वेज में, फॉरेन नेशनल वांट्स टू इस्टेब्लिश आ लोकल कंपनी। इस लोकल का मतलब आप ये ना समझिएगा नॉन कॉर्पोरेट है, लोकल का मतलब है कि वो फॉरेन एंटिटी की हैसियत से नहीं आ रही। वांट्स टू इस्टेब्लिश अ लोकल कंपनी इन पाकिस्तान
विद 100% ओनरशिप। ऐसी सिचुएशन में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो फॉरेन नेशनल इंडिविजुअल एक अलग चीज है, फॉरेन कंपनी एक अलग चीज है। जब फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में आएगी तो वो सारा प्रोसेस है जो हमने ऊपर पढ़ा था। जब फॉरेन नेशनल पाकिस्तान में आएगा तो उसका नॉर्मल कंपनी रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस फॉलो होगा। वो कैसे होता है, किस तरह होता है, ये हम आगे जाके इसी कोर्स में पढ़ेंगे। और विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, विद एडिशनल info related to security clearance of a foreign national. Yes, he may register 100% ownership company in Pakistan. अब ये इसी तरह से है कि जैसे यहाँ पर पाकिस्तान पे इस टाइम आप बैठकर यूएस एलएलसी बना सकते हैं। अब यूएस एलएलसी जब आप यहाँ से बनाते हैं तो आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि जी मैंने तो अपनी कंपनी यूएस में बना ली है, तो मैंने तो यूएस के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से कोई अप्रूवल नहीं लिया, कोई लाइसेंस नहीं लिया, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए था। तो उसकी वजह ये थी कि वहां पर आपने ब्रांच ऑफिस या लाइजॉन ऑफिस नहीं बनाया, बल्कि आपने वहां लोकल कंपनी स्टैब्लिश की है, जैसे आम शहरी स्टैब्लिश करते हैं। तो इसी तरह कोई भी किसी भी कंट्री का नेशनल उन ममालिक में से जिन ममालिक को पाकिस्तान एज अ कंट्री एक्सेप्ट करता है, वो अगर पाकिस्तान में अपनी कंपनी बनाना चाहें तो वो अपने पासपोर्ट के बेस पे 100% ओनरशिप रख सकते हैं। एक फॉरेन नेशनल भी बना सकता है, दो तीन चार पाँच छः फॉरेन नेशनल्स मिलकर पाकिस्तान में कंपनी ओपन कर सकते हैं। चाइनीज, बांग्लादेशी, यूके, ये सब आराम से बना सकते हैं। एक जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है वो पूरा उन्होंने फॉलो करना है। जो जो डॉक्यूमेंटेशन मुझे यहाँ पर अपनी कंपनी बनाने के लिए देनी है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन फॉरेन नेशनल ने भी पूरी करनी है। प्लस एडिशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस से रिलेटेड फॉर्मेट ये होता है कि एक बायोडाटा फॉर्म होता है जो कि हमने एससीसीपी को देना होता है। बायोडाटा फॉर्म, एससीसीपी फ्रॉम फॉरेन नेशनल, और अंडरटेकिंग फ्रॉम फॉरेन नेशनल। फॉरेन नेशनल बेसिकली पाकिस्तान में दो चीज़ें प्रोवाइड करेगा। एक अपना बायोडाटा कि मेरा नाम क्या है, मेरी डिटेल्स क्या है, मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है, मेरा मेन कंट्री कौन सा है, नेशनैलिटी क्या है, मेरे होम कंट्री में मेरा परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, वहाँ पर मेरा अगर कोई ऑफिस है तो उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें वो डिस्क्लोज करेगा। अलॉन्ग विद दैट वो एक स्टैम्प पेपर के ऊपर हमारा जो लोकल एफिडेविट होता है उस पर अंडरटेकिंग देगा कि भाई अगर मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस किसी भी स्टेज पर रिफ्यूज हो गई तो मैं अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन से सरेंडर कर लूंगा, अपनी डायरेक्टरशिप छोड़ दूंगा और बाद में कोई और बंदा इस कंपनी को रजिस्टर करा ले, लेकिन मैं सरेंडर कर दूंगा अपने सारे राइट्स इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में। जी वली। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज़ पूछनी थी कि लेट्स सपोज एक सपोजिशन में एग्जांपल है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होती है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। दोनों न्यूजीलैंड बेस्ड नेशनल हैं। वो बैंक से फाइनेंसिंग लेते हैं, और क्योंकि इस केस में बाइंडिंग सिर्फ रिस्क फैक्टर कंपनी पे ही आएगा और किसी के ऊपर नहीं है। और आपकी वो आवाज़ कह थोड़ी थोड़ी सी ब्लर आ रही है, अगर कोई ब्लूटूथ डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं तो वो डिस्कनेक्ट कर दें। अब बता रही हूँ, मैंने उतार दी, ब्लूटूथ से है था मैं। हाँ जी, अब बेहतर है। ठीक है। अच्छा, मैं ये कहता कि न्यूजीलैंड के नेशनल हैं दोनों, उन्होंने पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाया और मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक। लाहौर के अंदर सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर है। बैंक से उन्होंने ठीक। फाइनेंसिंग भी ले ली है। बट आफ्टर सिक्स ठीक मंथ है। वो दोनों कस्टमर जाते, यानी कि दोनों डायरेक्टर जो है वो अपने मुल्क में जाते हैं बाहर, और वापस आते ही नहीं है। तो जो भी डेट फाइनेंसिंग वगैरह थी वो तो फिर नेट लॉस पे निकल जाए। रिस्क फैक्टर तो इस पे काफी हाई नहीं आ जाएगा? रिस्क फैक्टर, अच्छा ये जो रिस्क फैक्टर वाली बात है ना, ये क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कम अपना बैंक्स का अपना डिपार्टमेंट होता है जो रिस्क जी। को एनालाइज करने के बाद क्रेडिट फाइनेंसिंग देता है या कोई भी बेनिफिट्स किसी इदारे को देने होते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जब पाकिस्तान में प्रॉपर एक कंपनी रजिस्टर हुई थी ना, फुल फ्लेज प्राइवेट लिमिटेड, वो चाहे लोकल एंटिटी किसी यूएई वाले ने बनाई हो, किसी सऊदी ने बनाई हो या किसी पाकिस्तानी ने बनाई हो, इन तमाम सूरतों में अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो फिर बैंक को एक रुपया भी वापस नहीं मिलेगा।
बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि नॉर्मली ये एक साल में होता नहीं है। स्टार्टिंग के 2 इयर्स बड़ा अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करते हैं, थर्ड ईयर आके या फोर्थ ईयर में आके इस तरह के इश्यूज फेस होते हैं। तो उसमें तो फिर बैंक का बिल्कुल। टोटल लॉस है, क्योंकि कंपनी से वो क्या रिकवर कर लेंगे, मैक्सिमम उनकी कुछ इन्वेंट्री होगी वो रिकवर होगी, और तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो ऑन स्पॉट वहाँ इन्वेंट्री एसेट्स अवेलेबल हैं वो रिकवर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक हो गया। तो लीगल में हमारे पास इस तरह की कोई बाइंडिंग है कि हम उन जो फॉरेन नेशनल डायरेक्टर्स हैं थे उन पे कोई सू वगैरह कर सकें, या कुछ इस तरह की बाइंडिंग में ला सकते हैं क्या हम उनको? नहीं, पाकिस्तान में बैठ के अब यूएई से ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि बेसिकली कंपनीज में ना, मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि कॉन्सेप्ट होता है कॉर्पोरेट वेल का। ठीक हो गया। जी जी बिल्कुल, आपने वो बताया था। ठीक है। कॉर्पोरेट वेल का आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट पर्सन जो क्या होते कहता हैं। है? हाँ, कंपनी और उसके डायरेक्टर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स और कंपनीज दो अलग चीजें हैं। जी कंपनी चाहे लॉस में चली जाए, शेयर होल्डर अपनी जेब से पैसा नहीं देगा बैंक को, तब भी कर्जा वापस नहीं मिलेगा। अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल। ये आता है कि अगर अब जैसे ये दो नेशनल आपने बताया भाग गए हैं पाकिस्तान से, गायब जी हो गए एकदम से, तो इस भागने वाली सिचुएशन में तो इनकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन इस्टेब्लिश हो रही है। तो जब जी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन इस्टेब्लिश होगी, तो उस सिचुएशन में फिर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दी जाएगी। इफ ठीक है। इस्टेब्लिश। ठीक है। कॉर्पोरेट वेल लिफ्टेड। विल बी लिफ्टेड। ठीक हो गया। अब चाहे ये पाकिस्तानी जी नेशनल थे या कोई भी थे, अब इनके ऊपर आगे केस चलेगा, लेकिन अब चूंकि ये यूएई नेशनल है, अब उस पर डिपेंड करता है कि कर्जे की अमाउंट कितनी है और बैंक किस लेवल तक पैरवी कर सकता है। बैंक अगर उनको यूएई से ट्रैक करके ला सकता है, वहां के इदारों में केस फाइल कर सकता है, तो कर ले, बैंक के लिए इजाजत है, बैंक को कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसी की कंटिन्यूटी में एक क्यूरी और है मैं। जी जी, पूछिए। अच्छा सर, एक और इस तरह से है कि चाइनीज जो हैं वो हर 6 मंथ के बाद उनका रोटेशन होता है। ठीक है, रोटेशन एज इन? लेट्स सपोज, सॉरी, डायरेक्टरशिप में वो अच्छा, 6 मंथ के डायरेक्टरशिप। बाद एक डायरेक्टर या सीईओ उनका चला जाएगा, उनके रिप्लेसमेंट में दूसरा पर्सन जो है वो चाइना से इधर आ जाता है। हमारे सुंदर में, सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट लाहौर के अंदर इस तरह से चल रही हैं प्रैक्टिसेस वगैरह। तो इस केस के अंदर क्या हमारे यहाँ पे जो एससीसीपी के अंदर है वो डायरेक्टरशिप हर दफा वो नई ऐड करेंगे या अमेंडमेंट करवाएंगे उसमें? नहीं, बेसिकली एससीसीपी में जो है ना, फॉर्म 9 होता है पाकिस्तान के कॉर्पोरेट में, फॉर्म 9। ठीक हो गया। जी जी इसमें एडिशन स्लैश रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब भी वो डायरेक्टर चेंज करते हैं, उन्हें फॉर्म 9 फाइल करना पड़ता है एससीसीपी के अंदर। वो फॉर्म 9 फाइल करके अपना डायरेक्टर चाहे हर साल अपडेट कराना चाहें तो वो करा सकते हैं। तो ये पहले होगा देन वो लीव करेगा? नहीं नहीं नहीं, वो लीव कर सकता है। देखिए, कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर बैठा है या नहीं बैठा, एससीसीपी को इस बात का नहीं इल्म होता। वो बेशक बिल्कुल ठीक यहाँ है। से चला भी जाए, वो चाइना में हो सकता है कि 10 डायरेक्टर जो है ना कंपनी के अपना पेरोल पे चल रहे हों, एससीसीपी की डाटाबेस में भी एडेड हों, और 6 महीने 5 काम करते हो, 6 महीने बाकी 5 काम करते हो, एससीसीपी में वो ना चेंज कराते हो उसको। जी जी तो जरूरी नहीं है कि एक डायरेक्टर काम पे नहीं आ रहा तो एससीसीपी की डाटाबेस अपडेट करें, अगर उसका बाकी बोर्ड उससे सेटिस्फाई है तो वो उसको अपडेट नहीं कराएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो। थैंक यू। अच्छा जी। तो यहाँ तक हमने बेसिकली देखा कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट एंटिटी आना चाहे तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चेकलिस्ट पूरी करनी पड़ेंगी। अब हम इसी का मिरर इमेज बनाते हैं कि पाकिस्तान से कंपनी किसी और कंट्री में जाना चाहे तो उसको क्या रिक्वायरमेंट्स बनानी पड़ेंगी। इफ अ पाकिस्तानी establish a branch in सऊदी अरब। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर किसी ने बाहर ब्रांच बनानी है, तो मोर और लेस जैसे मैंने आपको बताया था, सिमिलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होगी। मैं इसको पिक करता हूँ यहाँ पे। इसमें तब्दीली बस कहाँ पे आएगी? तब्दीली ये आएगी कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफाइड किससे होना चाहिए? पाकिस्तान एम्बेसी से नहीं होना चाहिए, अब वेरीफाइड बाय सऊदी एम्बेसी।
और ये आर्टिकल्स और एसोसिएशन जो पाकिस्तानी कंपनी के होंगे वो भी वेरीफाइड बाय सऊदी एम्बेसी या हाई कमीशन। और बोर्ड रेजोल्यूशन टू स्टैब्लिश अ ब्रांच इन पाकिस्तान था, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टैब्लिश अ ब्रांच इन सऊदीया। कॉन्ट्रैक्ट कॉपी, ये अगर एप्लीकेबल है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, इसके आगे मैं लिख देता हूँ इफ एप्लीकेबल। अगर उनको कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है तो वो डिस्क्लोज कर दें, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल ऑफ फॉरेन कंपनी है, मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान कंपनी ऑफ पाकिस्तानी कंपनी। आईडी कार्ड पासपोर्ट कंट्री हेड का, पाकिस्तान में कोई कंपनी बनाता है तो आईडी कार्ड पासपोर्ट हम उसका मांगते हैं जो फॉरेन नेशनल आ रहा होता है। अब सऊदीया में जा रहा है तो वहां पर उसने देना होगा बेसिकली अपना इकामा, या फिर पासपोर्ट, अगर इकामा उसके पास नहीं है तो पासपोर्ट। और सीवी और कंप्लीट प्रोफाइल कंपनी हेड की जो हमने वहाँ डेजिग्नेट किया हुआ है उस कंट्री के अंदर। So question I have a question: if a foreign entity enters Pakistan and creates a holding company structure with one holding company and two subsidiaries, where the foreign national are in the holding company and nominated directors of Pakistani nationals in the subsidiaries, is it possible? नहीं, सब्साइडरीज के अंदर लोकली उस डायरेक्टर को ना कुछ एक एक शेयर होल्डर ऐड करके आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनी डायरेक्टर्स पाकिस्तानी नहीं होंगे, क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर्स उन्हीं डायरेक्टर्स में से आ रहे होंगे जो होल्डिंग कंपनी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा उनका बोर्ड। वो अपने डायरेक्टर्स में से ही किसी बंदे को आगे रेफर करेंगे। एफिडेविट फॉरेन नेशनल की कंट्री एम्बेसी से साइन होना है इफ ही डजंट हैव अ पीआरसी राइट एंड इफ ही इज नॉट इन पाक। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन आया है कि अगर कोई ऊपर वाले से रिलेटेड, कि लेट्स अज्यूम कोई बंदा पाकिस्तान में अपनी कंपनी लोकली बनाना चाहे, ये यहाँ पे क्वेश्चन था। फॉरेन नेशनल वांट्स टू एस्टैब्लिश अ लोकल कंपनी इन पाकिस्तान विद 100% ऑनरशिप, इस रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इसके सजेशन क्या थी कि नॉर्मल कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, एडिशनल ये दो चीजें चाहिए होंगी। अब इसमें जो अंडरटेकिंग है पड़ा ना, अगर ये अंडरटेकिंग उसने पाकिस्तान में साइन किया है तो उसके पास पाकिस्तान का वैलिड वीजा होना चाहिए। और अगर ये अंडरटेकिंग वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो लेट सपोज अंडरटेकिंग बना रहा है यूके में बैठ के, तो फिर यूके से वो अंडरटेकिंग का डॉक्यूमेंट वहां से नोटराइज होना चाहिए, वहां के नोटरी से। नोटरी होने के बाद वहां से वो, वहां पर जो मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी है उससे अटेस्टेड होना चाहिए, और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान में आकर हमारी मोफा से अटेस्ट होगा, फॉरेन मिनिस्ट्री, और फिर जाके ये डॉक्यूमेंट वैलिड कहलाएगा। अक्रॉस बॉर्डर जब भी कोई डॉक्यूमेंट जाएगा उसकी वैलिडिटी के लिए नोटरी, एम्बेसी और ये कहानी हमेशा इन्वॉल्व होगी। तो अगर कोई फॉरेन नेशनल पाकिस्तान में फिजिकली मौजूद है तो हम अपने ही स्टैम्प फरोश से उसका 100-200 रुपए वाला एफिडेविट प्रिंट करवा के उसकी एससीसीपी में कंपनी बना देंगे। पर वो एफिडेविट, अब दूसरा सवाल आता है, जैसे आप सब माशाल्लाह कंसल्टेंट्स हैं तो कंसल्टेंट्स जुगाड़ भी ढूंढते हैं। जुगाड़ ये है कि जी मेरा क्लाइंट फॉरेन नेशनल है, इवन इफ ही इज नॉट इन पाकिस्तान, मैं स्टैम्प पेपर पे जाके उसको स्टैम्प इशू करा देता हूँ, क्योंकि स्टैम्प वैसे भी फॉरेन नेशनल पे नहीं होता, थ्रू किसी एजेंट के हो रहा होगा। मैंने इशू करा दिया, नीचे ओथ कमिश्नर की साइन स्टैम्प कर दी है, फॉरेन नेशनल के साइन भी मैंने खुद ही कर दिए। ये अंडरटेकिंग जब एससीसीपी पे अपलोड होगा तो एससीसीपी कहेगा कि भाईजान, अगर आपके इस चाइनीज ने कराची में बैठकर ये स्टैम्प पेपर साइन किया है, जिसपे नोटरी की स्टैंप है, आउथ कमिश्नर की स्टैंप है, या जो जो भी स्टैंप्स हैं, तो इसका मतलब है कि ही वॉज फिजिकली प्रेजेंट इन कराची, एंड इफ ही वॉज फिजिकली प्रेजेंट इन कराची तो उसका इस दौरानिए का जो वीज़ा उसके पास है उस वीज़े की कॉपी भी हमें दें। और सिर्फ वीज़े से काम नहीं चलता, क्योंकि वीज़ा तो अक्सर ऑनलाइन निकल आता है, आप अपने क्लाइंट का वीज़ा निकाल लें और बाद में वो ट्रैवल ना करे, तो वो कहते हैं साथ में उसके पासपोर्ट में एंट्री स्टैम्प भी दिखाएं कि वो फिजिकली पाकिस्तान में मौजूद था। ये दो एविडेंस अटैच करने पड़ेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान का अंडरटेकिंग जो है आपका ये इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड होने के बाद फिर अगली कहानी क्या खुलेगी, वो फॉरेन नेशनल जिस भी मुल्क में बैठा हुआ है वहां के नोटरी पब्लिक से अंडरटेकिंग बनाए, उसको साइन स्टैम्प करे, उसको वहां से थ्रू कोरियर, थ्रू ऑफिशियल चैनल भेजे। ऑफिशियल चैनल क्या होता है, उस मुल्क में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी से साइन वगैरह करा के पाकिस्तान में भेजे, और फिर हम यहाँ उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करें एससीसीपी में। तो ये समटाइम्स काफी लंबा चैनल बन जाता है, इससे बेहतर ऑप्शन ये होता है कि वो फॉरेन नेशनल ट्रैवल करके खुद पाकिस्तान आ जाए, और अगर नहीं आ सकता तो फिर इवेंचुअली इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। हनान, पानी। अच्छा, अभी हो गया कि जी पाकिस्तानी कंपनी वॉज टू एस्टैब्लिश अ ब्रांच इन सऊदी अरेबिया, ये सेम उसका मिरर इमेज हो गया, जो हमने कंपनी पाकिस्तान में बनानी थी उसी तरह से कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अब वाइस वर्सा होगी, और उसको हमने सऊदीया पे मास्क कर दिया। जी वलीद साहब।
जी वलीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अच्छा सर, सलाम। अभी हमने ये वाला पढ़ा है जो अभी आप बता रहे थे, स्लाइड थोड़ी सी नीचे कीजिएगा। सऊदी अरेबिया के अंदर हम लोग अभी जो इसको देख रहे थे। जी जी। जी। जी जी। ब्रांच एस्टेब्लिश करें हम सऊदी अरेबिया में। सर हम लोग समटाइम ये भी प्रैक्टिस करते हैं कि पाकिस्तान में बैठ के हम दुबई के अंदर अपना बिजनेस को जो रजिस्टर्ड करते हैं फ्री जोन साइट के ऊपर, तो उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन और सब चीज़ें यही रिक्वायर्ड होती हैं, उसमें डिफरेंट होती हैं? नहीं देखिए, अगर आप यहाँ पर बैठ देखें, के अगर वहाँ का आप यहाँ पर बैठ के वहाँ का वहां पर मौजूद लोकल कंपनी बना रहे हैं ना, तो फिर ये सारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं इंगेज हो रही। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये है ही ब्रांच ऑफिस के लिए, वहां की लोकल कंपनी के लिए नहीं है। किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आप सब समझें, जैसे कि फॉरेन नेशनल पाकिस्तान में आके कंपनी बनाता है तो वो डायरेक्टली बना लेता है। इसी तरह मैं पाकिस्तान से अगर यूएस में बना रहा हूँ तो मैं उनके लिए फॉरेन नेशनल हूँ, मैं डायरेक्टली बना लेता हूँ। मैं दुबई में बना रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली बना लेता हूँ। तो जो जो कंट्री आपको डायरेक्टली कंपनी बनाने की इजाज़त देता है आप वहाँ डायरेक्ट बनाएंगे। जो कंपनी डायरेक्ट कंपनी रजिस्ट्रेशन की परमिशन देता है बट स्टिल आपकी ख्वाहिश है ब्रांच बनाना, तो आप ब्रांच ऑफिस के लिए फिर ये पूरा प्रोसेस करेंगे। अदरवाइज आप मैक्सिमम कंट्रीज में अदरवाइज लोकल आप मैक्सिमम कंट्रीज कंपनी। में लोकल का। जी, अब हो गया क्लियर आपको जी, क्वेश्चन? अब हो गया क्लियर आपको क्वेश्चन? सर एक चीज, मैं बिजनेस पूरा वहां पे मैंने रजिस्टर्ड करना है, मैं ब्रांच नहीं बनाना चाह रहा। आपने भी डिफरेंट कस्टमर्स क्या किया होगा दुबई वगैरह के अंदर, यूएई के अंदर, जो फ्री जोन सिटीजनशिप है या वो कुछ इस तरह का वो देते हैं, और उनका बिल्कुल। इकामा के ऊपर भी बकायदा यही चीज मेंशन होती है। उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह यही होती है, कुछ डिफरेंट होती हैं? और नहीं, वो इससे डिफरेंट है। उनके जो नहीं, इससे डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। और जो डिफरेंट अभी है। आपने हमारे ये बताई है थी invest.gov.pk, वो कौन सी वेबसाइट पे जाके हम करते हैं? लेकिन सर हम यहाँ से वो दुबई को किस तरह से एक्सेस करेंगे? आई डोंट थिंक तो कि यहाँ पे उसकी ऑप्शन आ रही होगी। नहीं, हम आगे ब्लिम्स में नहीं, से हम आप आगे दुबई को नहीं कर सकते, लिंक्स ये में से आप दुबई पाकिस्तान को नहीं का कर पोर्टल सकते, है। ये पाकिस्तान का पोर्टल है। ये ठीक वलीद हो गया, साहब अभी हम आपकी तरफ पाकिस्तान की कोई तरह, आ ठीक रहा है है वलीद आवाज, साहब मुझे आपकी तरफ वापस कोई मेरी आ आवाज रहा है आ रही आवाज, है। मुझे वापस मेरी आवाज आ रही है। उस चीज को जरा रेक्टिफाई करें। इसको जरा रेक्टिफाई करें। मैं देख सकता हूँ। जी, समर अली साहब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो जिस तरह अमेरिकन कंपनी है, हमने पाकिस्तान में सिर्फ उसका ब्रांड नेम बाय करना है, तो क्या पाकिस्तान में हम उसकी ब्रांच ओपनिंग करेंगे या अपनी इधर लोकल कंपनी रजिस्टर करेंगे? नहीं, आप मुझे फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा, आपकी क्वेरी क्या है? सर फॉर एग्जांपल जो मैकडोनल्ड है, जैसे अमेरिकन कंपनी है ये मैकडोनल्ड, ठीक है। हम इसका इसका ब्रांड बाय कर लेते हैं और हम लाहौर में इसकी एक ब्रांच ओपन कर लेते हैं। अब हम लाहौर पाकिस्तान में ये जो मैकडोनल्ड का जो रेस्टोरेंट होगा, ये उसकी ब्रांच ऑफिस होगा या इधर अपना हम पाकिस्तानी लोकल कंपनी रजिस्टर करेंगे, लेकिन जो नाम होगा वो अमेरिकन कंपनी का नेम होगा मैकडोनल्ड? बिल्कुल। इसमें दो चीजें होंगी। एक, जो नाम यूज होगा ना उसके लिए आप ट्रेडमार्क करवाएंगे आईपीओ से। ठीक हो गया, नंबर वन। नंबर टू, आप इसको ब्रांच ऑफिस भी बना सकते हैं और लोकल कंपनी भी बना सकते हैं। अगर लोकल कंपनी बनाएंगे तो वहाँ पेरेंट, वो जो मेन कंपनी है, उससे बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होगा कि उनको कोई एतराज नहीं है कि आप यहाँ पर ब्रांच ऑफिस बना लें। और दूसरा ये कि अगर आपकी अपनी ख्वाहिश है कि पेरेंट कंपनी इसको होल्ड करे, होल्ड से मुराद जो कंट्री हेड है उसको किसी भी टाइम आप टर्मिनेट कर सकें, री अपॉइंट कर सकें, कोई नया बंदा हायर कर सकें, तो जब ये वाली वजूहात होती हैं तो फिर लोग कहते हैं कि जी हमने यहाँ बेसिकली ब्रांच ऑफिस ही अपना बनाना है, इंडिपेंडेंट कंपनी नहीं बनानी। क्योंकि इंडिपेंडेंट कंपनी के लिए फिर वो लोकल डायरेक्टर्स वो अपॉइंट करते हैं ताकि बैंकिंग के मामलात आराम से चल सकें। तो दोनों ऑप्शंस हर बिजनेस ओनर के पास अवेलेबल हैं। ये उसकी पर्सनल चॉइस है कि वो ब्रांच बनाए या वो अपना इंडिपेंडेंट कंपनी बना ले। दोनों ही ऑप्शन होती हैं। अच्छा, अब यहाँ से आगे जाकर मैं अब आपको थोड़ा सा मजीद ओवरव्यू देता हूँ पाकिस्तान के कुछ कॉरपोरेट सेटअप का, ताकि आपको उससे आइडिया हो कि कंट्री में किस तरह चल रहा होता है। पाकिस्तान में जो मेन कॉरपोरेट का रेगुलेटर है वो एससीसीपी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये जो दो वेबसाइट्स आपके सामने ओपन हुई हैं, एक इन्वेस्ट पाकिस्तान वाली और एक सऊदीया वाली, ये दोनों कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये दोनों कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज हरगिज नहीं है। इन्वेस्टमेंट ऑफिसेज सिर्फ और सिर्फ तब इंगेज किए जाते हैं जब किसी और कंट्री में कंपनी अपनी ब्रांच को लेके जा रही हो। इन दोनों को मैं बंद करता हूँ। अब अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज की बात की जाए तो पाकिस्तान में एससीसीपी है, यूके का अपना कंपनीज हाउस है, यूएस का अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है,
अपना कनाडा का अपना फेडरल और प्रोविंशियल दोनों रेगुलेटर्स हैं, वो चला रहे होते हैं कंपनीज। तो हर कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट कंपनी रजिस्ट्रेशन का एक रेगुलेटर मौजूद होता है। मैं आपको पहले पाकिस्तान का ओवरव्यू देता हूँ ताकि उससे आपको आइडिया हो जाए कि सिमिलर रेप्लिका पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद है। ऑन विच डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल। अच्छा, नहीं, फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल को अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वरना पीपल वुड गो कंफ्यूज। अभी वो फॉरेन कंपनी और ब्रांच ऑफिस ही नहीं ऑडियंस सही से एब्जॉर्ब कर पा रही। फ्रेंचाइज मॉडल में फिर वो मजीद कॉन्सेप्ट हो जाएगी। और फ्रेंचाइज मॉडल जो होता है, फ्रेंचाइज बेसिकली वो बिजनेस ओनर्स का इंटरनल सब्जेक्ट मैटर होता है। गवर्नमेंट को उससे कोई कंसर्न नहीं होता वो फ्रेंचाइज है या नहीं है। गवर्नमेंट को कंसर्न होता है इज इट अ लोकल कंपनी या ब्रांच ऑफिस, दैट्स इट। अच्छा जी, ये है बेसिकली पाकिस्तान का रेगुलेटरी पोर्टल जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, SECP पाकिस्तान है। अब जैसे यहाँ पे वर्ड आ रहा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप सिमिलर ऑफिस देखना चाहेंगे तो आपको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज इंडिया, तो ये इंडिया का आपके पास आ गया। उसको ये सेबी कहते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन शॉर्ट, सिमिलर एंटिटीज ऑल ओवर द ग्लोब एग्जिस्ट करती हैं। इन्हीं के अंदर ही आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशंस होंगी। जो कॉरपोरेट लॉ है वो मोर और लेस सारों का सेम है। बैंक्रप्सी का कॉन्सेप्ट सेम है, कॉरपोरेट वेल का कॉन्सेप्ट सेम है, कॉरपोरेट वर्सेस नॉन कॉरपोरेट बॉडीज का कॉन्सेप्ट सेम है। फर्क सिर्फ तब आ जाता है कि हर कंट्री ने अपने अपने नाम, अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज और अपनी अपनी पॉलिसीज अपनाई हुई हैं। फिर कुछ जगह पे डिफरेंस ये आ जाता है, कुछ कंट्रीज 100% फॉरेन ओनरशिप अलाउ नहीं करते। Some countries doesn't allow 100% foreign ownership. इस सिचुएशन में फिर द अल्टीमेट पॉसिबल ऑप्शन इज द ब्रांच ऑफिस। अदरवाइज लोकल कंपनी फॉरेन ओनरशिप में 100% नहीं बन सकती। तो कुछ जगह ब्रांच ऑफिस आपकी मजबूरी बन जाती है, कुछ जगह ब्रांच ऑफिस आपकी ख्वाहिश बन जाती है। और जो फ्रेंचाइज वाला कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम बाद में इस कोर्स में भी कवर करें, बट नॉट टुडे। खैर, अभी तक आप सबके कोई क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। आप सबकी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस कोर्स कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, क्या इसका स्कोप है, इसके एंड बेनिफिट्स क्या होंगे, किन लोगों को ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यू ऑल कैन रेज योर हैंड्स एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जी, अस्सलाम हसनैन। वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सलाम। सर, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा। सर मैं थोड़ा सा जो है ना, ये जो कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे जैसे आप, तो मैं थोड़ा सा यही प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में मतलब चाह रहा था कि ये जो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है, ये मतलब किस तरह से पता चलता है? एक तो हम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट का नेम पाकिस्तान में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, या अगर पाकिस्तान में नहीं है तो ये इंटरनेशनली ऑलरेडी रजिस्टर्ड है? थोड़ा सा इससे मुतल्लिक। से जो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की बात आप कर रहे हैं ना, जैसे कंपनी एक होती है लेकिन उसकी प्रोडक्ट्स 5 6 7 8 9 10 भी हो सकती हैं। ठीक हो गया। एक कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, जिस नाम से वो कंपनी मार्केट में ऑपरेट कर रही है, उस नाम का उसने ट्रेडमार्क लाजमी लेना होता है, जिसे कहते हैं तिजारती मार्क। ट्रेडमार्क कहाँ से मिलता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है। और इसी तरह हर कंट्री ने अपने अपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार बनाए हुए हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस बनाए हुए हैं। तो ट्रेडमार्क्स आपको अलग से उस इदारे से लेने पड़ेंगे जहां जहां आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं। सर अगर वो ऑलरेडी इंटरनेशनली एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन आप पाकिस्तान में वो लेना चाह रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है? और अगर इंटरनेशनल पाकिस्तान में है और इंटरनेशनली नहीं है और वो आप इंटरनेशनली लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो क्या ये चीज? अच्छा, इसमें ऐसे है जो बहुत ही फेमस बिजनेस नेम्स होते हैं ना, जैसे मैं पाकिस्तान में IPO के चेक करूँ कि जी फेसबुक तो रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान में, मैं फेसबुक का ट्रेडमार्क लॉन्च कर दूं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। मैं KFC का कर दूं, चलो KFC तो यहाँ पे आ गया, जैसे पापा जॉन्स है पहले नहीं था, मैं लॉन्च कर दूं। तो जो फेमस इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके ट्रेडमार्क तो आप पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई US का, कनाडा का कोई छोटी मोटी कंपनी है, वहाँ लोकली रजिस्टर्ड है, उसका ट्रेडमार्क बना हुआ है, लेकिन सिमिलर ट्रेडमार्क मैं पाकिस्तान में भी बना रहा हूँ, तो वो मुझे मिल जाएगा क्योंकि हमारे सर्च पैरामीटर्स में वो शो नहीं हो रहा होगा। तो फेमस जो ग्लोबली ऑपरेट कर रहे हैं ब्रांड्स, उनके ट्रेडमार्क आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते। बाकी जो फेमस नहीं होते उनको आप डुप्लीकेट कर भी लेंगे तो वो अप्रूवल मिल जाता है। और सर ये इंटरनेशनली वैलिड होंगे अगर वो
हम यहाँ पर रजिस्टर्ड करके फिर इंटरनेशनली भी उसे चला रहे हैं। नहीं, इंटरनेशनली कैसे चला रहे हैं आप? कहाँ कहाँ अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे? मतलब आप फॉर एग्जांपल वो जैसे मिसाल दी आपने कि अमेरिका में लोकली रजिस्टर्ड है, लेकिन हम कनाडा या फिर यूरोप वगैरह या ये अरब ममालिक है वहां पर ये प्रोडक्ट अपनी सेल करना चाह रहे हैं, जो कि वहां जब आप पर सेल हाँ, जब आप वो सेल करेंगे उस कंट्री में, अगर उसका रिजेम्बलिंग एग्जिस्ट होगा तो वो अपोजिशन कर देगा, वो आपके ट्रेडमार्क को रोक सकता है। अगर उसने एतराज ना किया तो फिर आप ऑपरेट कर सकते हैं जी। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स? इफ नो क्वेश्चंस तो फिर हम आगे मजीद चीज डिस्कस करते हैं। लेट्स सेव द टाइम। बिजनेस स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, ठीक हो गया। मैं अभी कुछ बेसिक एंटिटीज आपके सामने लिखूंगा जो बिजनेस स्ट्रक्चर की हैं पाकिस्तान में, और इसमें अगर आप लोगों की भी इनपुट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैन यू शेयर ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स? हाँ जी ज़रूर, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हुई, कोई सपोर्ट, तो मैं अपनी डिटेल्स यहाँ लिख देता हूँ। सिंपली यू ऑल कैन रीच आउट टू मी वाया व्हाट्सएप 333 968 9421। खैर, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बिजनेस स्ट्रक्चर की। इसको ओवरव्यू करने से आपको समझ आ जाएगी कि ऑल ओवर द ग्लोब भी सिमिलर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। पाकिस्तान के बिजनेस स्ट्रक्चर में सबसे बेसिक बेसिक जो रजिस्ट्रेशन होती है वो है सोल प्रोप्राइटर की। सोल प्रोप्राइटर को कहीं सोल ट्रेडर कहा जाता है, कहीं डिफरेंट नेम्स हैं, बट हमारे कंट्री में इस टाइम इसको सोल प्रोप्राइटर के वर्ड से माना जाता है। सोल प्रोप्राइटर के बाद अगर कोई एक आदमी कहे कि हम एक से ज्यादा, दो तीन चार लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं लेकिन हमने फुल फ्लेज कंपनी नहीं बनानी, तो उस सिचुएशन में आ जाती है एओ। एओपी इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ये एक पार्टनरशिप है, इसको फर्म भी कह सकते हैं, पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, और बिजनेस भी कह सकते हैं। लेकिन ये अनसेफ होती है, इसमें लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है बल्कि। और आपके एसेट्स, आपकी फाइनेंशियल और लीगल चीज़ें अनसेफ होती हैं। आप फाइनेंशियली और लीगली समझ लें एक्सपोज्ड होते हैं टुवर्ड्स ऑल काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज। इससे अगर बेहतर रिफाइंड स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो वो एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इस एलएलपी को आपने यूएस एलएलसी से कभी कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि वो एलएलसी जो है वो प्रॉपर कंपनी है, ये कंपनी नहीं है, ये पार्टनरशिप है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है एसएमसी पीवीटी एलटीडी, सिंगल मेंबर कंपनी। किसी कंट्री में उसको 1% कंपनी कहते हैं, ओपीसी, पाकिस्तान में एसएमसी कहते हैं। और फिर आ गई प्राइवेट लिमिटेड, और ये पब्लिक लिमिटेड, अनलिस्टेड, और फिर पब्लिक लिमिटेड, लिस्टेड। इन कंपनीज के अंदर अब मैं आपको लीगल वर्ड सिखाता हूं ताकि आपको आइडिया होता जाए किस चीज को आप क्या क्या कह सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर एक नॉन कॉर्पोरेट बॉडी है, एओपी भी नॉन कॉर्पोरेट है, एलएलपी कॉर्पोरेट में आ रही है लेकिन ये कंपनी अगेन नहीं है, और बाकी सारी कॉर्पोरेट है। अगर इनके लीगल नेम्स की बात की जाए तो सोल प्रोप्राइटर को आप लीगली बिजनेस कह सकते हैं कि जी ये मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है। इसको आप कंपनी नहीं कह सकते, इसको आप पार्टनरशिप नहीं कह सकते, इसको फर्म भी नहीं कह सकते। एओपी को आप फर्म कह सकते हैं, पार्टनरशिप कह सकते हैं, इसको आप बिजनेस भी कह सकते हैं कि ये मेरा लीगली बिजनेस है। एलएलपी की जब बात आए तो एलएलपी को आप पार्टनरशिप कह सकते हैं और इसको बिजनेस भी कह सकते हैं, और टू सम एक्सटेंट आप फर्म भी कह लेंगे तो चल जाएगा, बट जनरली इसको फर्म के नाम से नहीं बुलाया जाता। एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड की जब बात आती है तो इसको आप बिजनेस कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे, बिजनेस आप इन सारी एंटिटीज को कह सकते हैं, ये एक कॉमन चीज है। इनको आप कंपनी, लीगल वर्ड अलाउड, कंपनी, और यहाँ पर भी कंपनी, और ये भी कंपनी। जो ग्लोबली पूरी दुनिया में रजिस्ट्रेशंस चल रही हैं वो बेसिकली यही कंपनी रजिस्ट्रेशंस ही हैं जो कॉर्पोरेट लॉ में मेनली आती हैं और जिनको आपने रजिस्टर करना है। विच स्ट्रक्चर नॉर्मली लॉ फर्म्स एंड सीए फर्म्स फॉलोइंग इन पाकिस्तान, एलएलपी और एओपी। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि पाकिस्तान में सीए फर्म्स और लॉ फर्म्स एलएलपी रजिस्टर कर रही हैं या एओपी रजिस्टर कर रही हैं?
पाकिस्तान में अभी तक अगर ओल्ड मैकेनिज्म की बात की जाए ना, तो हमेशा से एओपी वाज इन ट्रेंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग कंपनी नहीं बनाना चाहते थे। सीए फर्म्स वाले भी, लॉ फर्म्स वाले भी, कंसल्टेंट्स किसी भी नीश में, वो आर्किटेक्ट है, वो इंजीनियरिंग फर्म है, तो वो सब एओपी बनाते थे। बट एलएलपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पाकिस्तान में आया था, और उसके बाद से अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पाकिस्तान में तमाम सीए फर्म्स, तमाम लॉ फर्म्स अपने आप को एज अ एलएलपी रजिस्टर करवा रही हैं, क्योंकि एलएलपी में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। वो प्रॉपर सेफ प्ले करके अपना बिजनेस चला सकते हैं। जो स्टेबल हमारे कंट्रीज हैं दुनिया में, यूएस वगैरह, बाकी जितने भी अच्छे मालिक हैं जहाँ कॉरपोरेट स्ट्रक्चर स्टेबल है, वहां पर एलएलपी का कॉन्सेप्ट ठीक था, लोग एलएलपीज चला रहे थे। पाकिस्तान में एलएलपी का कॉन्सेप्ट आया ही 2017 में है, और अभी भी इसको 7-8 साल होने के बाद भी ये ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है। लॉ फर्म्स कैन ऑल्सो वर्क एज अ कंपनी ऑल्सो सर। ऐसे लॉ फर्म्स पाकिस्तान में एज अ कंपनी भी रजिस्टर्ड है, ऑल्दो लॉ फर्म का सही स्ट्रक्चर कंपनी नहीं है, बट अगर कोई रजिस्टर कराए तो वो करवा भी सकता है, वो चला भी सकता है, क्योंकि अगेन वो सर्विसेज जो रेंडर हो रही हैं वो बेसिकली बिजनेस सर्विसेज हैं। तो फर्म बनाना ज़रूरी नहीं होता, आप उसको कंपनी बनाकर भी अपनी सर्विसेज चला सकते हैं। तो ढेरों प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जो लॉ फर्म हैं पाकिस्तान के अंदर इस टाइम, बट एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होता। लॉ फर्म्स को हमेशा जाना एलएलपी में ही चाहिए। अब इनमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की अगर बात की जाए, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, सोल प्रोप्राइटर का लफ्ज आपको बताता है कि इसमें एक आदमी होगा। एओपी का वर्ड से आपको पता लगता है कि जी ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। तो जब एसोसिएशन है तो एटलीस्ट दो लोग तो होंगे, क्योंकि एक अकेला बंदा एसोसिएशन नहीं क्रिएट कर सकता। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इटसेल्फ ये वर्ड बता रहा है कि जी ये पार्टनरशिप है, तो फिर ऑब्वियसली एटलीस्ट दो लोग इसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे। एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये लफ्ज बताता है कि जी सिंगल मेंबर है। अब इस सिंगल मेंबर को आपने कंफ्यूज इससे नहीं कर लेना कि इस कंपनी में एम्प्लॉयज नहीं हो सकते। बहुत से लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि जी मेरी एसएमसी है तो फिर तो मैं एम्प्लॉयज नहीं रख सकता, मैनेजर नहीं रख सकता, सीईओ नहीं रख सकता। तो ये गलत एजम्पशंस हैं। यहाँ पे सिंगल मेंबर में जो वर्ड मेंबर है ना, इसका मतलब है कि इसका शेयर होल्डर एक होगा, डायरेक्टर एक होगा, लेकिन एम्प्लॉयज बेबहा हो सकते हैं। तो एसएमसी में मालिक एक है, बाकी प्रोविजन है उसके पास, वो एम्प्लॉयज जितने मर्जी रखे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर इन ईच केस? अच्छा, मैक्सिमम नंबर जो है ना काफी सिनेरियोज में मेंशन नहीं होता, बट मैं मिनिमम नंबर वाला चार्ट कंप्लीट करके मैक्सिमम नंबर भी आपको बताता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 है। पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड, अगर आप अनलिस्टेड कंपनी बनाना चाहें पब्लिक लिमिटेड, तो उसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होना जरूरी है। और जब आप स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्टेड करेंगे पब्लिकली, अपने स्टॉक्स को ट्रेड कराने के लिए उसका आईपीओ करवाना चाहेंगे, तो फिर एटलीस्ट 7 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स सोल प्रोप्राइटर में अगेन 1, एयूपी में आई बिलीव के 20 की लिमिट है, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में भी 20 की लिमिट है। एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड 1 है तो 1। प्राइवेट लिमिटेड में आई बिलीव समवेयर मैंने देखा था लिखा हुआ कि 50 की लिमिट है, बट ये मैंने प्रैक्टिस में नहीं अभी तक देखा कि इतने ज्यादा डायरेक्टर्स किसी कंपनी में आए हों। और पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड में भी आई थिंक 50 की है, और जो यहाँ पर है इसकी भी 50 या उससे कम होगी। तो ये मैक्सिमम लिमिट जो मैंने लिखी है ये मैंने अंदाजे से लिखी है, ये ऐसा किसी स्टैट्यूटरी कहीं पर भी मैंने लिखी हुई नहीं देखी। बट इन माय प्रैक्टिस ऑफ लास्ट 8 to 10 years कभी भी मुझे ऐसा सिचुएशन फेस करने को नहीं मिली कि इतने ज़्यादा पार्टनर्स हो गए हों और आगे से हमारे केस की रिजेक्शन आए। तो मैक्सिमम 5, 7, 8, 9, 10 पार्टनर्स होते हैं, उससे ज़्यादा अनलिस्टेड कंपनीज में, लिस्टेड कंपनीज में तो हो सकते हैं, बट उसके अलावा रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, लॉ फर्म्स में हो जाते हैं समटाइम्स, 8, 10, 9, 10 नंबर्स तक भी लोग पहुंच जाते हैं। तो अब लास्ट, अब 7:15 हो गए हैं, तो आई बिलीव कि लेट्स मूव टुवर्ड्स द एंडिंग क्वेश्चन आंसर सेशन। आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप लोग क्वेश्चंस पूछें, चैट बॉक्स में पूछें या माइक को अनम्यूट करके पूछें। और अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे तो फिर मुझे लग रहा है कि सारा सब कुछ ही समझ आ गया जो कुछ हमने अभी तक पढ़ लिया है पिछली 2 क्लासेस में। और अगर आप सबको सारा कुछ समझ आ गया तो थम्स अप करके थोड़ा शो करें कि आप जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑडियंस सो नहीं रही। एक अलाइव जागती हुई ऑडियंस है हमारी। ठीक हो गया, जबरदस्त। चलें, आई बिलीव एवरीवन इज लिसनिंग। और क्वेश्चंस के लिए अताउल्ला खान साहब। जी, अताउल्ला खान साहब।
तो सर आपने ये सही बताया था कि फॉरेन नेशनल आकर 100% ऑनरशिप के साथ कंपनी ओपन कर सकता है, तो एक लीगल पर्सन यानी कि एक कंपनी दूसरी यानी कि पाकिस्तान में आकर 100% ऑनरशिप के साथ सिमिलरली कंपनी ओपन कर सकती है? नहीं, कोई पाकिस्तान की कंपनी एक और कंपनी बनाना चाहे? आपका नहीं क्वेश्चन मुझे सर, फर्ज समझ नहीं करेंगे आया। एक यू जी फर्ज करें यूएसए की एक कंपनी है, वो ओन करना चाहती है 100% ऑनरशिप पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी के अंदर, और वो एक ऐसी कंपनी ओपन करना चाहती है। तो वो अपनी ब्रांच ऑफिस बना लें, 100% ऑनरशिप उनके पास है। नहीं नहीं सर, ब्रांच ऑफिस नहीं है, यानी कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो लेकिन उसकी ऑनरशिप 100% फॉरेन कंपनी के पास है। नहीं, फॉरेन कंपनी के पास हो उसकी 100% ऑनरशिप, तो फॉरेन कंपनी ऑनरशिप नहीं रख सकती, लोकल कंपनीज ऑनरशिप रख सकती हैं। पाकिस्तान में एक कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग होती है ना, वो लोकल कंपनीज की होती है या फॉरेन रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस की होती है। डायरेक्टली फॉरेन कंपनी ऑनरशिप नहीं रख सकती, इनडायरेक्टली रख सकती है। सर जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, जैसे दो किस्म के पर्सन होते हैं, एक नेचुरल पर्सन, एक लीगल पर्सन। आपने बिल्कुल। बताया नेचुरल पर्सन ट्रैवल करके आएगा पाकिस्तान और वो सारा डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कंपनी ओपन कर सकता है 100% ऑनरशिप के साथ। मेरा कर क्वेश्चन सकता था है। कि क्या लीगल पर्सन यानी कि एक कंपनी अपने अथोराइज्ड को भेजे पाकिस्तान में कि हम अपनी 100% ऑनरशिप के साथ पाकिस्तान में कंपनी ओपन करना चाहते हैं? वो लीगल पर्सन उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि उसकी पाकिस्तान में लीगल रजिस्ट्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में फॉरेन कंपनी होते हुए डायरेक्टली शेयर होल्डिंग नहीं होल्ड करती, उसको यहाँ ब्रांच ऑफिस बनाना पड़ेगा, उसके बाद पॉसिबल है। ठीक है सर, मैं समझ गया। ठीक है। थैंक यू सर। तो ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं पड़ेगी। जी, हसनैन असगर साहब। सर मैं थोड़ा सा जो है ना, ये कंपनीज की जो रजिस्ट्रेशन है, ये जो फॉरेन से बैठकर यहाँ पर रजिस्टर्ड कर कर वो जो है उन्हें रन किया जाता है, मैं इस पर थोड़ा सा ये चीज पूछना चाह रहा था कि क्या ये ज्यादा फायदेमंद है कि अगर पाकिस्तानी नेशनल है वो बाहर से कंपनी रजिस्टर्ड करके मदर कंपनी जो है और इधर जो है ना उसकी दूसरी जो चाइल्ड कंपनीज है उन्हें रन कर रहा है, तो क्या ये ज्यादा फायदेमंद है या इसका क्या फायदा है? नहीं, इसका हमें कोई फायदा नहीं है। मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, तो मैं खुद डायरेक्ट लोकल कंपनी बना लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, मैं पाकिस्तान में आ ही नहीं सकता। मैं अपना कंट्री हेड रखना चाहता हूँ और कंट्रोल भी 100% अपने पास रखना चाहता हूँ। उस सिचुएशन में ब्रांच ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, वरना जब मैं खुद मौके पे मौजूद हूँ तो फिर मुझे जरूरत नहीं है उस चैनल की। और सर ये जो मतलब कंपनी जो है, पहले इधर मदर कंपनी रजिस्टर्ड है लेकिन बंदा बाहर से कोई कंपनी रजिस्टर्ड करके उसे कोलैबोरेशन करके या उसे जो है अपने शेयर ट्रांसफर करके मदर कंपनी बनाना चाहे, क्या ये ऐसा मुमकिन हो सकता है? नहीं, वो शेयर ट्रांसफर तो आप कर सकते हैं कंपनीज के, किसी भी टाइम कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी के शेयर्स तो एक्वायर कर सकती है। नहीं लेकिन वो जो है मेन मतलब जो मेजोरिटी है या फिर वो जो मदर कंपनी उसे बनाना चाह रहा है, तो क्या ये मुमकिन होता है? नहीं, मदर कंपनी किसको? पाकिस्तान की कंपनी किसी बाहर की कंपनी को अपनी पेरेंट कंपनी बना दे? यस सर। नहीं नहीं, वो बाहर की कंपनी भी पहले पाकिस्तान में रजिस्टर होगी, उसके बाद पेरेंट कंपनी बनेगी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। जी, समर अली। अच्छा सर, एक तो ये एलएलपी को 1 मिनट में ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। दूसरा ये बताइएगा कि जिस तरह आप एवीटी या सोल प्रोप्राइटर है उसे ऐसी सीपी में रजिस्टर करवाते हैं, एलएलपी को भी ऐसी सीपी में रजिस्टर करवाते हैं? हाँ जी, एलएलपी को भी एससीसीपी में कराते हैं। और क्या पूछा था आपने, एक एलएलपी वाला, दूसरी क्या बात थी स्टार्ट में? तो यही पूछा कि एलएलपी को ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि पीवीटी लिमिटेड कंपनी और एलएलपी में क्या फ़र्क है। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ना, वो प्रॉपर उसमें शेयर होल्डर्स होंगे, उसमें डायरेक्टर्स होंगे। जबकि एलएलपी के अंदर शेयर होल्डर नहीं होंगे, डायरेक्टर्स नहीं होंगे, पार्टनर्स होंगे। ये एक पार्टनरशिप है जो 3-4 लोगों की आपस में है। एलएलपी में आर्टिकल्स नहीं होंगे, मेमोरेंडम नहीं होंगे, डिविडेंड टैक्स नहीं होगा, शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ये सिंपली एक पार्टनरशिप स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर कोई फुल फ्लैज कंपनी बनाना चाहे तो फिर वो प्राइवेट लिमिटेड है, क्योंकि उसे कंपनी कहा जा सकता है लॉ में। एलएलपी को कंपनी नहीं कह सकते आप। ठीक हो? क्लियर है आपका? ओके अच्छा सर, ठीक है, एक और। थैंक यू। एक और क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में, हाशिम मुनीर साहब का, हाउ कैन वी ब्रिंग दीज कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्विसेज इन प्रैक्टिस
अच्छा, वो तो जब आपको एक कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्विसेज आ जाएगी, फिर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या अपने सोशल सर्कल में जहाँ पर भी आप ऑफिस वगैरह बनाते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर क्लाइंटेज। जितनी अच्छी क्लाइंटेज है उतनी अच्छी प्रैक्टिस चलेगी। और अगर एक साल 5 क्लाइंट हैं तो अगले साल इवेंचुअली 10 होंगे, फिर 15, तो इट टेक्स टाइम, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाती है। जी, AR साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। अच्छा, ये जो एंड पे है पब्लिक लिस्टेड कंपनी ना, अब पब्लिक लिस्टेड कंपनी है ये, तो स्टॉक एक्सचेंज में इसके शेयर भी ट्रेड होते हैं ना, तो वहां पे मल्टीपल जो लोग हैं वो शेयर होल्डर हो सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 कैसे हैं? नहीं, 50 नहीं, वो मेरे ख्याल ही मैंने डायरेक्टर्स लिखना चाह रहा था वहाँ पे। वो पार्टनर्स नहीं है, आप डायरेक्टर समझ लें उसको। ठीक है। हाँ, डायरेक्टरशिप की थोड़ी लिमिट होगी कहीं ना कोई स्टैट्यूटरी, वो भी आर्टिकल से एक्सपेंड कर सकते हैं। शेयर होल्डर जो है वो अनलिमिटेड है। मैं उसको एडिट कर देता हूँ उधर, अनलिमिटेड कर देते हैं इसको, अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स। जी, मलिक ताहिर महमूद जी। ये पूछना चाह रहा था कि क्या KSA के अंदर क्या हम स्टैंड अलोन कंपनी बना सकते हैं विदाउट पेरेंट कंपनी इन पाकिस्तान? अच्छा, KSA में स्टैंड अलोन कंपनी बनाने के लिए ना कफील को पार्टनर ऐड करना जरूरी हो जाता है फिर। तो अच्छा। कफील कफील के बगैर अगर हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट ओनरशिप पे, जैसे फॉरेनर्स पाकिस्तान में आके बना लेते हैं ना डायरेक्टली बगैर ब्रांच ऑफिस के, तो वो चीज़ हम KSA में नहीं कर सकते। तो फिर KSA में जुगाड़ू तरीका ये है कि आप ब्रांच ऑफिस बना लें, वो 100% ओनरशिप में बनेगा। डायरेक्ट कंपनी कफील को साथ ऐड करके बनेगी, वरना नहीं। या ये पॉसिबल है कि वहाँ पे KSA के अंदर कोई कंपनी हो और उसको पूरा परचेज कर दिया जाए, परचेज करके, तो ये भी मुमकिन नहीं नहीं, है? एग्जिस्टिंग कंपनी आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जिस्टिंग कंपनी अगर ब्रांच ऑफिस हुई तो, अगर वो लोकल कंपनी है तो फिर वो सऊदी परचेज कर सकता है, हम परचेज नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू। जी वलीद साहब। जी वलीद। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, एक वालेकुम छोटी सी सलाम। क्यूरी थी। वालेकुम सलाम। वो ये कि मैं भी कुछ टाइम से इस पे ना सर्च आउट कर रहा था कि फर्म के अंदर मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, क्योंकि इसका कंक्रीट इंफॉर्मेशन गूगल से भी नहीं मिली, कुछ और भी आर्टिकल्स वगैरह देखे उसमें भी नहीं मिली। तो आपके एक्सपीरियंस में कोई 20 से ऊपर भी पार्टनर्स वाली कोई आपने फर्म देखी है अभी EOP? नहीं, मैंने नहीं देखी अभी तक। नहीं, मैंने नहीं देखी अभी तक। तो अगर हम लोग रफली कहें कि क्या इज इट पॉसिबल कि इसकी मैक्स लिमिट 20 ही होगी? अंदाजा मैं लगा सकता हूँ, लेकिन अंदाजा में लगा सकते। मैक्सिमम लिमिट जो है ना इसकी, वो, अब मेरा ख्याल है कि उस तरफ हम ना ही सोचें तो बेहतर है, क्योंकि मुझे, मेरा ये मानना है कि पीछे की जिंदगी में और आगे की जिंदगी में मेरे पास कभी ऐसा कोई क्लाइंट नहीं आना जो कहेगा कि जी हम 25 पार्टनर्स हैं इस AOP के अंदर। तो वो सिचुएशन कभी मैंने फेस ही नहीं करनी लाइफ में, तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं उस पर रिसर्च भी ना करूँ और टाइम भी ना वेस्ट करूँ। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम लोग एक पूछते हैं ना जो हमारे नए स्टाफ हायर कर रहे होते हैं बैंकिंग के अंदर, कि जी EOP में कितने मिनिमम एंड मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं। तो इस पर्पज के लिए मैं सिर्फ एक पूछना चाह रहा था। अच्छा अच्छा। उसमें मैक्सिमम का जनरली ये होता है, अगर कंपनी का स्ट्रक्चर हो ना, तो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर अलाउ करें ना, उनको आप अमेंड करते जाएं, तो आप डायरेक्टरशिप बढ़ा सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को ना लॉ जनरली रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन AOP का आई बिलीव मैंने कहीं ना कहीं देखा था कि 20 की लिमिट होती है, 20 के बाद फिर वो आपको कहते हैं आप कंपनी बना लें, आप AOP में ना रहें। पर वो मुझे अब एग्जैक्ट रेफरेंस याद नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, और जो आप LLP का बता रहे हैं, इसमें मैक्स 20 ही होंगे? LLP में भी आई गेस 20 से ज्यादा हो LLP में भी सकते हैं। आई गेस 20 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी जैसे आप बैंकिंग में आने वालों से क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि फर्म में मैक्सिमम मिनिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को चेंज करके उनसे ये पूछें कि किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी की लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग के टाइम ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि बैंकर को ज़बानी याद होना चाहिए कि अगर AOP का अकाउंट ओपन हो रहा है तो ये 5 6 7 8 कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर LLP का अकाउंट ओपन हो रहा है तो फिर ये 6 7 डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड का हो रहा है तो कौन से, पब्लिक का है तो कौन से, बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट होता है, अगर पार्टनरशिप है तो फिर बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं होगा। या आपकी कंपनी या पार्टनरशिप के अंदर बैंक में अकाउंट ओपनिंग की राइट्स लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए। अगर पार्टनरशिप डीड सामने आ गई है, उसमें अकाउंट ओपनिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर बैंक उसका अकाउंट ओपन नहीं कर सकता।
या किसी कंपनी के आर्टिकल में कर्जा लेने का जो बोरोइंग पावर है वो मेंशन ही नहीं है, और आप उस क्लाइंट को लोन दे दें तो बाद में वो बैंक्रप्सी की तरफ चला जाएगा, और आप कह सकता है वो कि जी मेरे तो आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ था कि मैं लोन ले सकता हूँ, तो आपने क्यों लोन दिया। जी सर, आपने बिल्कुल सही बताया। हम लोग ये क्वेश्चंस करते हैं नॉर्मली, और जो आपने है ना अकाउंट ओपनिंग इनिशियल, वो तो आरएम लेवल के लोगों से हम करते हैं। जो आपने आगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस का बताया, लोन वाला, ये ऑपरेशन मैनेजर्स की जिनकी हायरिंग करते हैं, हम उनसे ये पूछते हैं, क्योंकि आरएम को पूछेंगे उसको नहीं आता होगा। फिर उनसे हम पीआर वगैरह भी पूछते हैं, प्रूडेंशियल रेगुलेशन वगैरह और इस तरह की क्यूरीज लेते हैं उनसे। थैंक यू सर, आपने अच्छा पॉइंट शेयर किया। थैंक यू, यू वेलकम। ठीक है, बाकी आप उनसे अपने इंटरव्यू में निफ्ट का भी पूछ सकते हैं, निफ्ट क्या होता है, बैंकिंग कोड्स क्या हैं। खैर बहुत एक अलग डोमेन है पूरी, क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो गए हैं डिफरेंट बैंक्स के साथ काम करते हुए अपने क्लाइंट की कंपनीज के खातिर ही, तो मुझे बैंकों की चीज़ें ज़बानी रटना शुरू हो गई हैं। खैर, लेट्स वाइंड अप दिस सेशन, और एक बार फिर आप सबसे पूछ लेता हूँ, अगर किसी की कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर यू मे आस्क, आई एम अवेलेबल। अदरवाइज फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। इट इज द मैक्सिमम, आई गेस ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आंसर्ड, एंड इंशाल्लाह। जी वलीद भाई, आपका क्वेश्चन। जी नहीं नहीं सर, क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, वो ये कि ग्रुप में ना ये एक्सेल शीट का लिंक शेयर कर दीजिएगा, जो हमारी डेली डन, बेसिस की क्लासेस हैं। डन हो गया, वो शेयर सीटीए वाली करवा, क्लास को भी काइंडली कर दीजिएगा। डन हो गया जी। थैंक यू सर, जजाकल्लाह। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, बॉल इन द नेक्स्ट क्लास।